नमस्कार। मौलाना मसूद अज़हर, यदि इसे आप भारत का नंबर 1 दुश्मन भी कह दें तो कम नहीं होगा। चाहे अपने मुंबई पे 9/11 का अटैक हो, उरी अटैक हो, पुलवामा अटैक हो, पठानकोट के एयरबेस पे हमला हो या फिर इंडिया के पार्लियामेंट पर अटैक हो, इन सब के पीछे इसी का नाम आता है। क्या आपको पता है ये भारत की जेल में कैद था? उस समय तत्कालीन सरकार जो थी वो एनडीए गवर्नमेंट की थी और उस समय के विदेश मंत्री इसी को जेल से निकाल करके अपने प्लेन में बिठाते हैं और अपने कुछ सुरक्षा एजेंसीज के अधिकारियों को अपने साथ लेते हैं और उसके बाद दिल्ली से इनका प्लेन उड़ता है और कांधार, लाहौर, वहाँ पर ये उसे छोड़ करके आ जाते हैं। इसके बाद यही मौलाना अफ़गानिस्तान से निकल कर पाकिस्तान जाता है और वहाँ से बार बार भारत पर आतंकी हमले करता रहता है। आज इसकी पूरी कहानी को हम लोग डिटेल में देखेंगे कि कैसे भारत सरकार ने उसे छोड़ा और वो भारत पर आए दिन हमले कर रहा है। मौलाना मसूद अज़हर ये आतंकी हैं। जैश-ए-मोहम्मद इसका आतंकी संगठन है। ये अपने संगठन के साथ मिलकर के अक्सर भारत में टेररिस्ट अटैक करता रहता है। लेकिन इसका जो जन्म है वो पाकिस्तान के बहावलपुर में हुआ था और जब उसकी उम्र रही होगी तकरीबन 21 से 22 वर्ष, तब पाकिस्तान में एक और आतंकी संगठन काफ़ी सक्रिय था जिसका नाम था हरकत उल मुजाहिदीन। ये उस दौरान हरकत उल मुजाहिदीन से काफ़ी इम्प्रेस हो गया था और अपने अंदर जिहादी मानसिकता लेकर के चल रहा था। इसकी वजह से हरकत उल मुजाहिदीन ने इसको आतंकी ट्रेनिंग देने के लिए अफ़गानिस्तान भेज लिया। ये अफ़गानिस्तान वहाँ गया और तकरीबन 40 दिन के आसपास इसने आतंकी ट्रेनिंग भी ली। लेकिन इसके साथ एक दिक्कत थी और वो दिक्कत ये थी कि ओवरवेट था। ओवरवेट होने की वजह से जब उसको ट्रेनिंग दी जा रही थी तब उसे अनफिट घोषित कर लिया गया था। अब मौलाना आतंकी की ट्रेनिंग 40 दिन से ज़्यादा ले ना पाया था, लेकिन उसको तो आतंकी बनना था, इसीलिए उसे दूसरा काम सौंप दिया गया और दूसरा काम सौंपा गया सदा-ए-मुजाहिदीन नाम की एक मैगज़ीन छपती थी और ये मैगज़ीन छाप करके बांटने का काम इस मौलाना मसूद अज़हर को दे दिया गया था। इस मैगज़ीन को छाप करके अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जितने भी मदरसे थे वहाँ पर बांटना था और मैगज़ीन के अंदर आतंकवादियों का महिमा मंडन किया जा रहा था। जितने भी आतंकी उन्होंने बाहर के देशों में जहाँ जहाँ भी अटैक किया, खास करके भारत में जहाँ जहाँ अटैक किया, वहाँ ये शहीद का दर्जा देते थे उस आतंकी को और उस आतंकी के बारे में लिखते थे कि किस प्रकार से ये बहादुरी से लड़ा, किस प्रकार से जिहाद के पथ पर लड़ा। और इस प्रकार से बातें लिख करके इस मैगज़ीन से युवाओं का, खास करके बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। इनके पीछे मकसद था कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा आतंकी मिले। इस मैगज़ीन की सफलता बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। ये मौलाना मसूद अज़हर इस मैगज़ीन की वजह से बच्चों का ब्रेन वॉश करने में बहुत ही ज़्यादा सफल हो गया था। इसीलिए हरकत उल मुजाहिदीन के जो टॉप लीडर्स हैं, इनकी नज़र में मौलाना मसूद अज़हर आ चुका था। मौलाना मसूद अज़हर भले ही मोटा होने के कारण अनफिट घोषित कर लिया गया था, लेकिन उसकी एक और खासियत थी और वो खासियत ये थी कि इसके अंदर बड़ा ही वाक चातुर्य था। ये लोगों को बड़ा ही जल्दी इम्प्रेस कर देता था और युवाओं का ब्रेन वॉश करने में काफ़ी माहिर था। उसकी इसी काबिलियत को देखते हुए हरकत उल मुजाहिदीन ने उसे बाहर के देशों में भी भेजना शुरू किया। मसलन इसने यूएई के में कई बार ट्रेवलिंग की, उसके अलावा ब्रिटेन भी जा चुका है और जाम्बिया जैसे गरीब देश में भी ये ट्रैवल कर चुका है। वहाँ पर ये जाकर के युवाओं को जिहाद के प्रति प्रेरित करना, उनका ब्रेन वॉश करना और उनको स्पीच देकर के मोटिवेट करना कि वो अफ़गानिस्तान आए, आतंकी ट्रेनिंग ले और जिहाद के लिए युद्ध करे, लड़े या फिर जगह जगह बम ब्लास्टिंग करे और हमले करे। यही इसका मुख्य मकसद था। ये सब कुछ चल रहा था। इसी दौरान कश्मीर के अंदर जो आतंकी संगठन सक्रिय हैं, इन्हीं आतंकी संगठनों को संभालने के लिए मौलाना मसूद अज़हर को कश्मीर सौंप दिया जाता है। अब उसका मुख्य टारगेट था कश्मीर के लिए काम करना। इसीलिए ये वापस पाकिस्तान आकर के पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर जो है वहाँ पर उसका आना जाना शुरू हो जाता है। वहाँ आतंकी कैंप लगाना शुरू कर देता है और जो पीओके के जो यूथ हैं, जो युवा हैं, उनको बहलाना फुसलाना शुरू कर देता है और उनका ब्रेन वॉश कर देता है।
और भारत के खिलाफ वो आग उगलता है और उनके युवाओं का इतना ब्रेन वॉश कर देता है कि वो भारत के खिलाफ बंदूक उठाने को तैयार हो जाते हैं और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ये करवाने में सफल हो जाता है। ये सब कुछ चल ही रहा था कि इसी दरमियान 1993 में ये जो आतंकी संगठन था हरकत उल जिहाद और एक दूसरा आतंकी संगठन था हरकत उल मुजाहिदीन, ये दोनों आतंकी संगठन आपस में मर्ज हो जाते हैं और एक नया नाम रख लेते हैं हरकत उल अंसार। लेकिन ये मर्ज होने के बावजूद भी ये जो दोनों आतंकी संगठन हैं हरकत उल जिहाद और हरकत उल मुजाहिदीन, इनके जो टॉप लीडर्स जो कि भारत के कश्मीर में बैठे हुए थे, इनके आपस के अंदर जो थे वो बड़े ही मतभेद थे, इनके मतभेद सुलझ नहीं रहे थे। इसीलिए आईएसआई पाकिस्तान और पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी संगठन के आकाओं ने तय किया कि मौलाना मसूद अजहर को भारत भेजा जाएगा और इन टॉप जो लीडर्स हैं दोनों आतंकी संगठन के, उनके आपस के मतभेद हैं वो खत्म किया जाएगा। इसी सोच के तहत मौलाना मसूद अजहर को भारत भेजा जाता है। तय प्लानिंग के मुताबिक मौलाना मसूद अजहर सबसे पहले बांग्लादेश आता है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। यहाँ आता है तब उसे एक फर्जी पुर्तगाली पासपोर्ट मिलता है और इस फर्जी पुर्तगाली जो पासपोर्ट है, इस पासपोर्ट पे इसका नाम होता है वली अदम ईशा। ये वली अदम ईशा के नाम से भारत में प्रवेश करता है 29 जनवरी 1994 को। जब ये दिल्ली के एयरपोर्ट पर आता है तो सिक्योरिटी वाले उसे रोक लेते हैं और पूछताछ करते हैं और उसे ये भी कहते हैं कि आपको देख कर लगता तो नहीं आप पुर्तगाली हैं। तब कहते हैं मौलाना ने जवाब दिया था कि दरअसल मैं तो गुजराती हूँ और रहता पुर्तगाल में हूँ, इसीलिए ये मेरा नाम है और मेरा पासपोर्ट पुर्तगाली है। सुरक्षा एजेंसी थोड़ी बहुत और पूछताछ करती हैं, लेकिन जैसा कि बताया मौलाना मसूद अजहर वाक चातुर्य में काफ़ी प्रबल था और अपनी बात लोगों से ज़्यादातर मनवा ही लेता था, इसलिए सुरक्षा एजेंसी ने भी उसे छोड़ दिया। जब ये छूटा एयरपोर्ट के बाहर आया, उसने वहाँ से आते ही ली टैक्सी लेकर के ये सबसे पहले गया होटल अशोका, वहाँ ठहरा और वहाँ ठहर करके उससे मुलाकात करने के लिए आया अशरफ डार। ये कश्मीरी मूल का नागरिक था और अपने साथ एक हज़रत उल अंसार, ये आतंकी संगठन है और इस हज़रत उल अंसार का आतंकी संगठन का एक आतंकवादी था जिसका नाम था अबू महमूद, इसको अपने साथ लेकर के आया था। ये तीनों आपस में मिलते हैं, ये तीनों देवबंद जाते हैं। वहाँ पर दारुल उलूम देवबंद, वहाँ एक रात रुकते हैं। ये दिल्ली से कार के द्वारा वहाँ जाते हैं, एक रात रुकते हैं। एक रात रुकने के बाद अगले दिन वहाँ से ये निकल जाते हैं सहारनपुर के लिए। सहारनपुर जाते हैं और सहारनपुर के जाने के बाद ये यहाँ पर तबलीग उल जमात मस्जिद में रुकते हैं। यहाँ रुकने के बाद ये 31 जनवरी 1994 को ये सहारनपुर से वापस दिल्ली लौट आते हैं और इस बार दिल्ली आने के बाद ये कनॉट प्लेस के पास एक होटल होती है जिसका नाम होता है जनपथ। इस जनपथ होटल में ये ठहरते हैं। जनपथ होटल में ठहरने के बाद ये दोबारा लखनऊ के लिए प्रस्थान करता है मौलाना मसूद अजहर अपने इन्हीं साथियों के साथ। ये दिल्ली से लखनऊ बस के द्वारा जाता है और वहाँ जाने के पीछे उसका मकसद था अबू हसन नगवी अली मियाँ, ये जो थे इनसे ये मिलना चाहता था, इनसे वहाँ पर बस के द्वारा जाता है। 5 से 7 फरवरी 1994 ये लखनऊ में ही रहता है। वहाँ रहने के बाद ये वापस बस के द्वारा है जो दिल्ली आ जाता है। अब जब दोबारा दिल्ली आता है तो इस बार ये करोल बाग के पास एक होटल होती है शीश महल, वहाँ पर ये ठहरता है। वहाँ ठहरने के बाद आखिरकार उसका वो तय जो समय था कश्मीर जाने का, वो डेट आ जाती है 9 फरवरी 1994। इस दिन ये दिल्ली से फ़्लाइट लेता है कश्मीर के लिए और ये चला जाता है कश्मीर। इसके साथ अशरफ डार भी होता है जो कि शुरू में मैंने बताया ये कश्मीरी नागरिक था, इससे मिलने आता है। अब ये दोनों वहाँ जाते हैं और वहाँ कश्मीर जाने के बाद लाल मज़ार एक मदरसा होता है, वहीं पास में ये लोग इसके ठहरने की व्यवस्था कर लेते हैं, दिन में वहाँ रहते हैं। और उसी सेम डे रात को ये लोग निकल जाते हैं अनंतनाग के जंगलों में। ये अनंतनाग के जंगलों में आतंकी कैंप था, तो रात में ये लोग वहाँ आतंकी कैंप में जाते हैं। उनकी मुलाकात आतंकवादियों से होती है। उन्हीं आतंकवादियों में से एक आतंकवादी था सजाद अफगानी। ये उस समय का सबसे खतरनाक आतंकवादी आप कह सकते हैं, जो कि कश्मीर में था। इसे ये लोग मुलाकात करते हैं और इससे मुलाकात करने के बाद एक और आतंकवादी अमजद बिलाल,
ठीक है ना। ये हरकत उल जिहाद का आतंकी था, इससे भी ये लोग मिलते हैं। और वो वाली जो रात है, ये पूरी रात वहीं पर उस आतंकी कैंप में ये रात गुजारते हैं। उसके बाद ये अगली सुबह 10 फरवरी को जो अफ़गानी हैं इसके साथ ये मौलाना मिलके एक नई जगह पे जाते हैं और जगह का नाम होता है मांटीगुन। ये मांटीगुन उस समय वो जगह थी जहाँ पर पीओके से आए हुए बहुत सारे आतंकवादी एक ही जगह इकट्ठा होकर के घात लगाने के लिए बैठे हुए थे। उनका मकसद था कि उनको जब भी ऑर्डर मिलेगा तब सुरक्षा बलों पर हमला करना है। अब वहाँ पर ये जाते हैं, तब जितने भी ये आतंकी थे सब आपस में मिलते हैं, बड़े खुश होते हैं। ये अपने जिस इरादे से जो मीटिंग ये मौलाना करना चाहता था, ये आतंकियों के साथ मिलके मीटिंग करता है। और मीटिंग करने के बाद अगले दिन 11 फरवरी 1994 को मांटीगुन से वापस लौटता है। अफगानी आतंकी उस समय का बड़ा ही खुखार आतंकी था, ये भी इसके साथ था। और इसके साथ एक और स्थानीय आतंकी जो कि था, उसका नाम था फारूक। अब ये तीनों एक कार में सवार होकर के वापस लौट रहे होते हैं, लेकिन इनकी कार अनंतनाग जगह पर आती है तब खराब हो जाती है। तब ये कार को वहीं छोड़ देते हैं और उसके बाद ये वहाँ से एक रिक्शा लेते हैं और रिक्शा लेकर के ये कुछ दूर ही चले थे कि सामने आ जाती है चेक पोस्ट। बस यहीं से मौलाना मसूद अजहर की असली कहानी शुरू हो जाती है। चेक पोस्ट पे सुरक्षा बलों ने उस रिक्शे को रुकवाया और पूछताछ कर रहे थे मौलाना मसूद अजहर और साथ में ये जो आतंकी था दूसरा अफ़गानी, ये तो दोनों संभल करके बैठे रहते हैं। लेकिन जो स्थानीय आतंकवादी जो कि कश्मीर से ही था, जिसका नाम था फारूक, वो काफ़ी घबरा जाता है और घबराहट में जो उसके पास जो गन थी उससे वो सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर देता है। फायरिंग करता है, नतीजा होता है सुरक्षा बल भी वापसी जवाबी कार्रवाई करते हैं, सुरक्षा बलों की तरफ से भी फायरिंग होती है। हालांकि इस फायरिंग में फारूक भागने में सफल हो जाता है, लेकिन पकड़ में आ जाते हैं ये मौलाना मसूद अजहर और दूसरा सजाद अफ़गानी। ये दोनों आतंकी पकड़ में आ जाते हैं। अब ये दोनों आतंकी जो हैं वो सुरक्षा बलों की गिरफ्त में थे। इनको गिरफ्तार करने के बाद सबसे पहले बादामी बाग कैंट में रखा जाता है और बादामी बाग कैंट में रखने के बाद इनको तिहाड़ जेल शिफ्ट कर लिया जाता है और 8 महीने बाद वापस इनको है जो जम्मू कश्मीर की जो जेल है कोट बलबल, वहाँ पर शिफ्ट कर लिया जाता है। हालांकि जब मसूद अजहर को पकड़ा गया था तब ये सुरक्षा बलों को कहता था कि आप मुझे अंडर एस्टिमेट ना करो, मैं बहुत ही बड़ा आदमी हूँ, आपको पता नहीं है पाकिस्तान और ISI के लिए मैं कितना महत्वपूर्ण हूँ, मैं बहुत बड़ा आतंकवादी हूँ और मेरी जो आतंकी की जो टीम है जो आतंकियों की, वो मेरे को यहाँ से छुड़ा करके लेकर के जाएगी। ISI और जितने भी आतंकी संगठन हैं वो इंश्योर करेंगे कि मुझे यहाँ से कैसे बाहर निकाला जाए, आप मुझे ज़्यादा दिन तक जेल में रख नहीं पाएंगे। शुरुआत में तो सुरक्षा बल के जितने भी अधिकारी थे उसको एक नॉर्मली ले रहे थे, लेकिन जब उससे पूछताछ की गई और कहते हैं कि आर्मी के जवान ने जब उसे एक थप्पड़ मारा था ना, तब ये आतंकी उस एक थप्पड़ से ही टूट पड़ा था। मतलब एक थप्पड़ लगते ही इसका जो जितने भी राज थे सारे राज खुल गए। एक थप्पड़ मारने के बाद इसने बता दिया कि कैसे ISI इनकी मदद करती हैं, कैसे अफ़गानिस्तान और POK के आतंकवादी भारत में प्रवेश करते हैं, भारत में इनके कहाँ आतंकी ठिकाने हैं, भारत में कौन कौन हैं जो इनके आतंकी सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, इसके साथ जो आतंकी पकड़ा गया था ये अफ़गानी, ये इस अफ़गानी के बारे में भी पूरी डिटेल है जो सुरक्षा बलों को देना शुरू कर देता है। ये सब धीरे धीरे ये बताते हैं। इसी दरमियान सुरक्षा बलों के पास एक आतंकी का फ़ोटो होता है जिसका नाम होता है उमर शहीद शेख। ये मौलाना को दिखाते हैं कि इन्हें जानते हो क्या, तो मौलाना उमर शहीद शेख को पहचानने से इनकार कर देता है। ये बोलता है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन ये बातों ही बातों में सुरक्षा बल को बताता है कि मेरी पॉपुलैरिटी कितनी है। आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि जब मैं एक बार हीथ्रो एयरपोर्ट पे उतरा था तब लोगों की भीड़ मुझसे मिलने के लिए और मेरी झलक पाने के लिए इतनी आ गई थी कि वहाँ कई घंटों तक ट्रैफिक जाम तक हो गया था। और मौलाना ने यह भी बताया था कि मेरा भारत आने का मकसद क्या है, किस प्रकार से दोनों आतंकी संगठन जो हैं इनके मुखियाओं का मिलाना, उनके आपस के मतभेद को दूर करना, ये सब था।
उसने यहाँ तक बताया कि जो हरकत उल अंसार हैं उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। सुरक्षा बलों को यकीन नहीं हुआ कि इतना बड़ा आतंकी हमारी पकड़ में है, लेकिन हकीकत यही थी कि मौलाना मसूद अज़हर अब भारत के सुरक्षा बलों के पास था, वो जेल में था। उसने ये भी बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो जामिया उलूम स्कूल हैं वहाँ पर जितने भी विद्यार्थी पढ़ते हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट्स को जिहाद की ही ट्रेनिंग दी जाती है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और उनको जिहाद के लिए ही प्रेरित किया जाता है। जो बच्चे जिहाद के लिए प्रेरित हो जाते हैं उनको उस स्कूल से निकाल करके अफ़गानिस्तान में भेज दिया जाता है आतंकी ट्रेनिंग लेने के लिए। उसने यहाँ तक बताया कि वो भी उसी स्कूल का स्टूडेंट था और वहाँ रहते हुए ही वो जिहाद के लिए प्रेरित हुआ और उसके बाद ये सब काम करना शुरू कर गया। उसने ये भी बताया कि अफ़गानिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग लेने के लिए केवल पाकिस्तान ही नहीं, अरब देश, सूडान, बांग्लादेश जैसे जगह से भी बच्चे आते हैं। इनका ये ब्रेन वॉश, इनकी जो सब जगह पर शाखाएं खुली हुई थी तो ये बच्चों का ब्रेन वॉश करते हैं और उनको जिहाद के लिए प्रेरित करते हैं और वो सारे लोग अफ़गानिस्तान आते हैं आतंकी ट्रेनिंग लेने के लिए। उसने ये भी बताया कि किस प्रकार से ये जो पाकिस्तान जो हैं उसके अंदर इनके बहुत सारी जगह पर है जो इनकी शाखाएं, इनकी ब्रांचेज खुल चुकी है जो कि बच्चों के लिए जिहाद के लिए प्रेरित करने का काम करती हैं। जैसे इसने बताया कि कराची, हैदराबाद, लाहौर, गुजरावाला, इस्लामाबाद ये वो जगह थी जहाँ पर इनके आतंकी जो संगठन थे इनकी शाखाएं, ब्रांचेज खुली हुई थी और वहाँ पर ये बच्चों को मदरसों में और पढ़ाने के नाम पर इनका ब्रेन वॉश किया करते थे ताकि जिहाद के लिए इनके जो आतंकवादी मिल सके। और जो आतंकी प्रेरित होते थे, जो बच्चे प्रेरित होते थे, इन्हें ये ट्रेनिंग के लिए अफ़गानिस्तान भेजते थे। हालांकि इसके साथ जो आतंकी पकड़ा गया था सजाद अफ़गानी, ये मौलाना मसूद अज़हर से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था और नाराज़ होने की वजह ये थी कि मौलाना मसूद अज़हर ने इसके बारे में पूरी डिटेल दे दी थी। इसकी वजह से ये काफ़ी खफा था। कहते हैं जब ये दोनों जेल में रहे थे तब भी उनके इसके बाद है जो संबंध इनके अच्छे नहीं रहे थे। अब मौलाना मसूद अज़हर कितना खतरनाक आतंकी था आप देखिए कि इसको छुड़ाने के लिए जब वो भारत की जेल में था तब आतंकी संगठन और ISI इन्होंने साझा प्रयास किया था। प्रथम प्रयास इन्होंने किया था अक्टूबर 1994 में। एक आतंकी होता उम्मद शहीद शेख, जिसका फोटो सुरक्षा बलों के सामने ये मौलाना ने पहचानने से इनकार कर दिया था कि मैं इसे नहीं जानता, वो आतंकी। और दूसरा होता है इलियास कश्मीरी। ये दोनों आतंकी मिलकर के एक दिल्ली से 3 ब्रिटिश नागरिक और एक अमेरिकन किडनैप करते हैं। दिल्ली से किडनैप करने के बाद ये सहारनपुर लेकर के आते हैं। इनका मकसद था कि भारत सरकार के साथ नेगोशिएट करके जो मौलाना मसूद अज़हर और दूसरा जो आतंकी हैं ये सजाद अफ़गानी, इनको छुड़ा लेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ये जो उमर शहीद शेख जो होता है उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और दूसरा जो ये था इलियास कश्मीरी, ये वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। कुल मिलाकर इनका जो प्रथम प्रयास था वो फेल हो जाता है। इसके बाद कुछ समय यूं ही बीतता है और कुछ समय यूं ही बीतने के बाद यानी 4 साल बाद दूसरा प्रयास इनके लिए किया जाता है और वो दूसरा प्रयास होता है 1999 में, जब मौलाना मसूद अज़हर और ये सजाद अफ़गानी ये कोट बलवल जेल में होते हैं। तब आतंकी इनको छुड़ाने के लिए सुरंग बनाते हैं। ये सुरंग बनाने में सफल भी हो जाते हैं। सबसे पहले सजाद अफ़गानी आगे आगे सुरंग में जाता है और वो बाहर निकलने में भी सफल हो जाता है। उसके बाद मौलाना मसूद अज़हर उसी सुरंग में घुसता है, लेकिन वो सुरंग में बुरी तरह से फंस जाता है। इसका कारण पुनः वही था, मोटा शरीर। प्रारंभ में जिस मोटे शरीर की वजह से ये ट्रेनिंग में अनफिट घोषित कर दिया गया था, ये दोबारा उसी सुरंग में भी अनफिट ही रहा और वो सुरंग में फंस गया था। भारतीय सुरक्षा बलों को उसकी भनक लग जाती है और जो सजाद अफ़गानी जो सुरंग से निकल के भाग रहा होता है उसको गोली मार दी जाती है। तो 2 आतंकी में से एक तो वहीं मर जाता है और ये मौलाना मसूद अज़हर है, ये सुरंग में फंस जाता है और सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ जाता है। ये दूसरा प्रयास था जो उनका फ्लॉप हुआ। लेकिन मौलाना मसूद अज़हर जैसा कि ये बताता था कि मैं ISI और पाकिस्तान के लिए कितना महत्वपूर्ण हूँ आप नहीं जानते, आप मुझे ज़्यादा दिन तक जेल में रख नहीं पाओगे। इसका जो रिजल्ट था वो अगले ही साल 1999 में देखने को मिला।
दिसंबर 1999 में आतंकवादी भारत का एक विमान है वो हाईजैक कर लेते हैं। विमान संख्या होती है IC-814। इसका हाईजैक कर लेते हैं और इसको हाईजैक करने के बाद ये भारत से लेकर के चले जाते हैं अफ़गानिस्तान लेकर के जाते हैं। उसके बाद ये आतंकी भारत सरकार के साथ नेगोशिएशन करना शुरू कर देते हैं। उनकी शर्त होती है और शर्त होती है वही 3 आतंकवादी छोड़ने की। जो 3 आतंकवादी होते हैं इनमें वो नाम होता है ये मौलाना मसूद अज़हर, उसके अलावा उमर शहीद शेख अहमद जरदार। इन 3 आतंकियों को छोड़ने की आतंकियों ने भारत सरकार के सामने शर्त रखी थी और जो यात्रियों से भरा हुआ जो प्लेन था वो अफ़गानिस्तान के कांदार के एयरपोर्ट पर खड़ा था। भारत सरकार के साथ काफ़ी लंबी नेगोशिएशन के बाद, काफ़ी उठापटक के बाद फाइनली उस समय जो सरकार होती है, तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी होते हैं और जो विदेश मंत्री होते हैं वो जसवंत सिंह जी जसोल होते हैं। अब उस दरमियान ये तय किया जाता है कि इन तीनों आतंकियों को छोड़ना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ भारत में भी एक दिक्कत थी और वो दिक्कत ये थी कि जो विमान कंधार में खड़ा था और जिनके यात्री अंदर थे, उन यात्रियों के परिजनों ने भारत में एयरपोर्ट पर बहुत ही ज़्यादा हंगामा करना शुरू कर दिया था। उन्होंने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था और उनके विरोध प्रदर्शन के बाद और देश की स्थिति को देखने के बाद तत्कालीन सरकार ने तय किया कि इन आतंकियों को छोड़ना ही पड़ेगा। इसीलिए इन तीनों आतंकियों को जेल से निकाल करके प्लेन में बिठाया जाता है और बिठा करके अफ़गानिस्तान के कंधार में लेके जाया जाता है। कहते हैं जब प्लेन लैंड हुआ था तब वहाँ पर जितने भी आतंकी थे उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से इन तीनों का स्वागत किया था और स्वागत करने के बाद जो ही प्लेन वहाँ रुका तो प्लेन पे सीढ़ियाँ लगाई गई। सीढ़ियाँ लगाने के बाद सबसे पहले इन तीनों आतंकवादियों को बाहर निकाला गया और उसके बाद प्लेन से सीढ़ियाँ हटा ली गई। भारत के मंत्री और सुरक्षा के जितने भी अधिकारी थे, फोर्सेस के अधिकारी थे, वो प्लेन के अंदर ही रहे। बाहर निकलने के बाद जो मौलाना मसूद अज़हर जो था, कहते हैं ISI इनके परिजनों को पाकिस्तान से पहले ही अफ़गानिस्तान लेकर के आ चुका था ताकि ये इंश्योर कर सके कि जो आतंकी लाए हैं वो वही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं इनके हम शक्ल ला के हमें सौंप दिया जाए। इसलिए जब वहाँ आते हैं और उनके परिवार के सदस्य उन आतंकियों से मिलते हैं और पूरा इंश्योर करते हैं कि हाँ यही वो हैं जिनको हम छुड़ाना चाहते हैं। ये सारा कंफर्म होने के बाद पुनः जो सीढ़ियाँ हैं वो भारतीय विमान के सामने लगा दी जाती हैं। उसके बाद भारत के सुरक्षा के जो अधिकारी थे, जो हमारे मंत्री जी यहाँ से गए थे वो और उधर के आतंकी संगठन के वो लोग सारे मिल करके इनका आदान प्रदान करने की सारी प्रक्रिया करते हैं और उसके बाद ये भारत का जो विमान था जो कांधार पे खड़ा था उसको लेकर के आते हैं और भारत का जो विमान जो इनको लेके गया था, ये दोनों विमान वापस भारत आते हैं। बस मौलाना मसूद अज़हर की यही कहानी थी। उसके बाद मौलाना मसूद अज़हर है जो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान चला गया और पाकिस्तान जाने के बाद इसने भारत पर हर रोज़ जहर उगलता है, हर रोज़ आतंकी भेजता है और हर रोज़ हमारे यहाँ बम ब्लास्टिंग करवाता रहता है। मौलाना मसूद अज़हर जो ये किडनैप हुआ, पूरा प्लान हाईजैक हुआ, इस प्लान हाईजैक की क्या कहानी थी हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। यदि आप इस कहानी को उसको भी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और आपसे दरख्वास्त है इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, क्या ख्यालात हैं, कमेंट सेक्शन खुला है, ज़रूर लिखिएगा और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।